नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आरआरपी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया 30 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में साइंस पूछा गया है, जिसमें 20 क्वेश्चन साइंस है, उसका डिस्कशन हम करवा रहे हैं। इससे पहले 25 सेट हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देखिए। और एसके झा सर का जो इंजीनियरिंग का बुक आया है, उसका भी 5 क्वेश्चन पर डे पिक्चर के साथ बताया जा रहा है। आपको क्लास में ही याद करवा देंगे, जाके उसको भी देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। चलिएगा, देखिएगा। बोल रहा है किसी 100 वाट के बल्ब, कितना वाट के बल्ब? 100 वाट के, पावर कितना है? 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाता है, मतलब टाइम बराबर 5 घंटा जलाया जाता है, तो 3 दिनों में बल्ब कितना ऊर्जा खपत करेगा? तब बताइए 3 दिन में कितना करेगा। एक दिन में कितना आएगा? 100 गुने 5, सबको गुना कर दीजिएगा। और कितना? 5 और गुने 3 दिन, तो कितना हो गया? 1500 वाट। 1500 वाट आप जानते हैं कि 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट होता है, तब इसको दे दीजिए 1000 से भागा, तो लगभग कितना आ जाएगा? 1.5 यूनिट। आप जानते ना है कि 1 किलो हो गया, 1 वाट हो गया, 1 घंटा हो गया, यानी 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा के बाद 5वां नंबर देखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। आप इसको अच्छा से पढ़िए, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही या गलत है? सही या गलत पहचानना है, तो आप ही बताइए। पहला ऑप्शन बोल रहा है पवन के बहने के लिए जो हवा चलता है, पृथ्वी का चक्रण जिम्मेदार है। पृथ्वी चक्र लगाता है, इसे दिन रात होता है कि पवन का बहने के लिए? ये तो पवन बहने की क्रिया होती है जब उच्च दाब से निम्न दाब में, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब में जाती है दाब, तो हवा चलता है। और दिन रात चक्रण के कारण, दिन रात चक्रण कारण, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि दिन रात पृथ्वी के चक्रण के कारण होती है। दूसरा है, पहला गलत हो गया। एक ईंधन के पर्यावरण के अनुकूल, एक ईंधन है उसको पर्यावरण के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल माना जाएगा यदि उसके दहन के उत्पाद गैर विषात्मक होंगे। मतलब ऐसा ईंधन अच्छा माना जाएगा जो कोई विषैली पदार्थ न छोड़े, जिसे CO2 कम मात्रा में छोड़े, न छोड़े, उसको हम स्वस्थ मानेंगे। बिल्कुल सही। तीसरा देखिएगा, पहला गलती, दूसरा सही। कोयला O2H2 का और आधा मुक्त कार्बन का एक जटिल है। नहीं, ये कार्बन का जटिल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के थोड़ी है। और कोयले में एक छोटी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर यौगिक होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होते। बिल्कुल गलत है, एक मतलब पूरा ये गलत हो गया। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है, जो बी सही है और ए और सी गलत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां के बाद 7वां नंबर देखिएगा। ये देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आघातवर्धनीय नहीं है। मतलब पीठ के आघातवर्धनीय, मतलब मिलेबल हो गया। इसको मतलब पीठ के चादर बनाया जा सकता है, बुरा नहीं बनाया जा सकता है। मतलब जिसको जितना ज़्यादा रहेगा उसको पीठ के चादर बनाएंगे, तो ये चांदी का बना ही देते हैं। एल्युमिनियम के पीट के हम लोग बर्तन बनाते हैं, तांबा को भी पीटते हैं। लेकिन अब ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के पीटिएगा तो चकनाचूर हो जाएगा। अब देखते हैं पेंसिल में लगा हुआ रहता है, उसका पीटिएगा, थोड़ा सा भी कटने के बाद आप छीलते हैं पेंसिल, तो उसको में थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है, टूट जाता है। इसका कैसे हम चादर बनाएंगे? और आपको बता दें, धातु में एक तन्यता होती है, तन्यता के कारण हम लोग लंबा खींच पाते हैं।
और अगध्यवरता के कारण हम लोग पीठ के चादर बनाते हैं। दोनों अंतर है। तनता मतलब लंबाई में बढ़ाएंगे और अगध्यवरता मतलब इस पीठ के चादर बनाएंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 12 नंबर देखिएगा। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपर्वाणिक है। बहुपर्वाणिक मतलब जिसे सल्फर है बहुपर्वाणिक। कैसे? अब अक्रिय गैस कहेगा। अक्रिय गैस एक परमाणिक होता है। एक परमाणिक मतलब आप अकेले इसको लिखिएगा, जैसे हीलियम है इसको साथ 2 हम कुछ लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। जैसे अक्रिय हो गया एक परमाणिक। द्विपर्वाणिक कौन हो जाएगा? द्विपर्वाणिक ऑक्सीजन होगा, क्योंकि O2 लिखते हैं। 3 परमाणिक कितना हो जाएगा? 3 परमाणिक कौन हो जाएगा? N3 हो जाएगा, इसको 3 लिखते हैं, यानी 3 परमाणिक नाइट्रोजन होगा। 4 परमाणिक कौन हो जाएगा? चतुर्स हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा चतुर्स, और बहुपरमाणिक सल्फर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस ऑक्सीजन हो गया द्विपर्वाणिक। चलिएगा 12 के बाद 14 नंबर देखिएगा। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय के अनुसार का कौन है? विद्युत धारा के एम्पियर है। जूल किसका है? जूल है कार्ज का है, ऊर्जा के है, ये सब जूल का है। वाट किसका है? शक्ति का। कूलाम किसका है? आवेश का। कूलाम किसका है? आवेश का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 15 नंबर देखिएगा। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी से, देखिएगा। वो रहा है कौन सा सही है। इसको हम बड़ा कर देते हैं। देखिए सही पहचानना है। देखिए, मेडल पहला वैज्ञानिक था जिसने 1886 में एक जीन को विरासत के रूप में देखा। नहीं, मेडल ने जीन को कारक कहा था, न कि जीन के रूप में विरासत देखा था। ये जीन को कारक के रूप में बताया था। पहला गलत हो गया। डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों के एक दोहरी पेचदार संरचना होती है, डबल हेलिक्स होती है। ये तो आप जाने करते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है। वाटसन एंड क्रिक ने कहा था। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने कहा कि डीएनए दोहरी डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है, यानी 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं का बना होता है। बिल्कुल ये दोहरी बनता है। वाटसन एंड क्रिक ने कहा था, बिल्कुल सही। तीसरा देखिएगा, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ तक है। जिसमें से 42 जोड़ी ऑटोसोम होता है। नहीं, 44 को ऑटोसोम होता है, जिसको आप काइक कहते हैं। मतलब 44 को क्रोमोसोम जिसको पास है, इससे शरीर का निर्माण होता है। और 2 को एक सौरवाई होता है। इससे हम लोग लड़का या लड़की के निर्धारण करता है। एक मतलब ये जनन निर्धारण करता है एक सौरवाई। और ये 44 को ऑटोसोम होती है जो काइक बनाती है। ये भी गलत है, 42 को दिया है, यानी केवल 2 सही हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक नीचे भी है, देखिएगा। तीसरा, जेनिक्स को जेडी वाटसन ने 1906 में प्रस्तुत किया। नहीं, जेनिक्स तो मेडल ने दिया था, यानी ये भी गलती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 9800 जूल कितना? 9800 जूल मतलब 9800 जूल ऊर्जा है। कितना? 9800 माने W। इसको W कहिए, कहे कि जूल की भी ऊर्जा इसको तो कार्ज के बात कर रहा है। तो W कितना है? 9800। 80 किलो के भार को उठाने के लिए M बराबर, ये तो W बराबर M बराबर 80 kg उठाने के लिए खर्च किए गए द्रव्यमान की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई ज्ञात करना, ये चीज़ ज्ञात करना। तो आप जानते हैं कि W बराबर mgh होता है। तो W कितना है? 9800। M कितना है? 80। और G कितना लेंगे? 9.8, लगभग 10, तो 9.8 लेंगे।
9.8 गुने एच। फर्स्ट यही लेते हैं 9.8, नहीं रहने के बाद 10 लेते हैं। सबसे सही कौन होगा 9.8। तो आप देखिए इसको जीरो नीचे बिठा दिए तो एक जीरो से एक जीरो, 98 से 98 खत्म, मतलब 100 बराबर 8 एच आएगा। तो 100 से हम 100 को 8 से भागा देंगे तो कितना आएगा 12.5 मीटर, मतलब एच बराबर कितना आ जाएगा 12.5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 19 नंबर देखिएगा। ये देखिए न्यूलैंड के, इसको मैं 5 क्वेश्चन लगभग बताएंगे आपको, मतलब कोई बकवास नहीं, सीधा पढ़ाई। न्यूलैंड की तालिका में हेलोजन के साथ रख दिया था। जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम पर दिया था, किसको नियम पर, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था। ये कहा था कि हर तत्व 8वां के बराबर होगा, न कि 8वां के बाद 8वां के बराबर होगा। जैसे 7 3 है, लिथियम है, तो लिथियम में 3 यानी 3 हो गया, और 7 जोड़ेंगे तो 10, माने 10वां के बराबर होगा। हमेशा जिसे 2 है उसको में 7 जोड़ेंगे तो 9वां के बराबर होगा। ये अष्टक नियम दिया था कि 8वां बराबर होगा। और इनको समय कितने तत्व थे, 56 तत्व था, 56 तत्व था। और इनका कैल्शियम तक लागू होता था, कैल्शियम तक लागू होता था। और थोरियम तक इनका प्रेडिक्टेबल सजाया गया था कहाँ तक, थोरियम तक। लेकिन महागलती आज का किए कि एफी से कोबाल्ट और निकल को दूर रख दिए। कहाँ, और वो में कहाँ रख दिए, कोबाल्ट और निकल बगल में होना चाहिए था, एफी के बगल में कोबाल्ट निकल, इसको रख दिए कोबाल्ट निकल को हेलोजन ग्रुप में, जहाँ फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन रहता है, वहाँ ले जाकर रख दिए थे न्यूलैंड। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोबाल्ट निकल को लोहा से दूर हेलोजन में रख दिया था। 19 के बाद 23 नंबर देखिएगा, 23 को देखिएगा। समूह, ऑप्शन नंबर ए, समूह दूसरे समूह में तत्वों को अल्कली धातुओं कहा गया है। आप ही बताइए, बिल्कुल सही। पहला को क्षारीय धातु, दूसरा वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहेंगे। ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरे को अल्कली धातु, इसी को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, बिल्कुल सही। पहले तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, बिल्कुल सही। ये अभी बताएं, पहला का कुछ क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरा का क्षारीय मृदा धातु, बिल्कुल सही। 17वें को हेलोजन कहा जाता है, बिल्कुल सही। और 18वां के शून्य वर्ग कहा जाता है, एकरा मतलब कौन हो जाएगा, तीनों सही है। जो गलत दे दिया है केवल 3 सही दिया है, एक गलत है, तीनों सही होना चाहिए था। इसको हमें कौन सही है, ऑल होना चाहिए, एक गलत दिया आंसर, यानी तीनों सही होगा। इसको आप याद रखिए, इसमें गलत नहीं है, ये आंसर गलत दिया है, आप मिला सकते हैं कहीं भी जाके, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कल्ली चूना, ध्यान से पढ़िए, कल्ली चूना बनाने के लिए साथ में प्रक्रिया करा जाता है। कल्ली चूना, स्लेट चूना बनाने के लिए, मतलब किसको में पानी मिलाते हैं, जो कल्ली चूना में पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनने वाला पदार्थ पूछ रहा है। कल्ली चूना बनाने के लिए डैश है खाली, तो मतलब कल्ली चूना पानी में मिलाने के लिए क्या बनता है, तो आप कल्ली चूना किसको कहते हैं, CaO के। कल्ली चूना या क्यूक लाइन कहिए या त्वरित चूना, इसी को कहते हैं। त्वरित चूना भी करते हैं, अभी ग्रुप डी में पूछा था त्वरित चूना, इसको त्वरित चूना नया नाम है। त्वरित चूना कहिए, क्यूक लाइन कहिए, ये सब यही है। जब H2O से भी क्रिया करेगा, आप पानी मिला दीजिए चूना में तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना, मतलब बुझा हुआ चूना हो जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेड लाइन बोलते हैं, स्लेड लाइन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप भरिएगा स्लेक चूना बनाने के लिए पानी के साथ कल्ली चूना को
स्लेग चूना बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ऐसे ही याद रखिए कि कली चूना को पानी के साथ अभिक्रिया करा के ये बनता से पूछ रहा है, स्लेग लाइन बनता है, स्लेग लाइन बोलता है। चूना पत्थर CO तुरिदम, उसको ठंडा दिमाग से बनाइए, नहीं तो मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर पता ना कौन मार दीजिएगा आप। चूना पत्थर CO3, चूने का क्लोराइड CaO, Cl2 ब्लीचिंग पाउडर। स्लेग चूना कुछ हो जाएगा, अभी बताएं CaOH हॉल्ट वाइज, और चौक पाउडर CaCO3 चौक पाउडर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बाद 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर पूछ रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल में जाता है। 18वां में कौन कौन है, हीलियम, आर्गन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। कभी पूछता है कि सबसे ज़्यादा गैस किस में है, तो 18वां वर्ग में। 17 में कौन है, हैलोजन। 17वां में कौन है, 17वां तो हो गया। 16वां में कौन है, 16वां में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वर्ग। और 15वां में कौन है, 15वां में नाइट्रोजन वर्ग है, नाइट्रोजनी है। 28 के बाद देखिएगा 32 नंबर। 32 नंबर देखिए, बोल रहा है कि जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है, जब कोई बस है और स्थिर था, मान लीजिए आप गाड़ी पर चढ़े, स्थिर था, और जब गतिशील हुआ तब खड़े यात्री पीछे की ओर, आप खड़े थे, आप ऐसे खड़ा थे, तो बैक साइड में पीछे की ओर झुकने लगे, गिरने लगते, तो निम्न में कौन सा नियम होता है। तो आप जानते हैं कि जब तक किसी का बाह बल न लगे तो वस्तु ही स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और गतिशील है तो गतिशील में रहना चाहता है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, पहला नियम। दूसरा नियम का है, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर A में। और न्यूटन के तीसरा नियम से क्रिया के विपरीत क्रिया होती है, जैसे नाव हो गया, बंदूक हो गया, और इसी को ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बाद 39 नंबर देखिएगा। 39 नंबर, ये देखिए, ये भी अच्छी क्वेश्चन है, इसको भी अच्छा से पढ़िए। देखिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा पर दो द्रव्यमान M1 M2 है, तो एक दूसरे की r दूरी क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होगा। बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि F बराबर G1 M1 इंटू M2 बटा r² होगा। तो बोरा की दूरी भी समान है और एम भी समान है, तो दोनों को तो सब सामान्य है, तो 1:1 तो हो ही जाएगा। सब में द्रव्यमान वही है, वही सब चीज़ है, जी कांस्टेंट सगरो है, ये छोटी जी थोड़ी है कि बदल जाएगा, ये सब के बराबर समान होगा। चंद्रमा पर ले जाइए, अंतरिक्ष में ले जाइए, हर जगह बल समान लगेगा, क्योंकि इसको में सब कांस्टेंट है। बिल्कुल सही। न्यूटन वर्ग प्रति किलोग्राम जी का स्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की ऐसा मात्रक है। इसको देखिए, हम निकालते हैं। देखिएगा, F बराबर G(m1 M2 बटा r² होता है। अभी इधर ले चलिए, F(r² बराबर G(m1 M2 हो जाएगा। अब इसको G का मानना है और स्वार्थिक नियतांक निकालना है, तो F r² और इसको नीचे ले लाइए, M1 इंटू M2 बराबर G हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेगा, F के कितना लिखेगा, न्यूटन, F को न्यूटन, और r² के त्रिज्या को मीटर² प्रति, और किलोग्राम 2 है तो kg² लिख दीजिएगा, मतलब न्यूटन मीटर² प्रति kg² हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दूसरा भी सही हो जाएगा। बोल रहा है न्यूटन मीटर वर्ग मीटर
प्रति, प्रति माने नीचे, केजी स्क्वायर, वर्ग केजी स्क्वायर, बिल्कुल सही। फिर बोल रहा है जी स्वार्थिक नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। आप जान ही करते कि जी बराबर क्या लिखें, एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। तो ये सब पर तो निर्भर कर ही रहा। त्रिज्या बढ़ाएंगे तो जी के मान भी बढ़ेगा, त्रिज्या घटाएंगे तो घटेगा, द्रव्यमान घटाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, बिल्कुल निर्भर कर रहा है। यानी बिल्कुल ये भी सही है। जी का स्वार्थिक मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, बल पर भी निर्भर कर रहा है, सब पर निर्भर कर रहा है। यानी सब सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि गलत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर। 42 नंबर देखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाला ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव कौन थे? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, जिसे अभी गंगा जल में कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया है, इसी कारण गंगा जल शुद्ध होता है, कीट नहीं लगता है, साइनोबैक्टीरिया कारण। ब्रोफाइलम, ब्रोफाइटा एक प्लांट जगत है, लेकिन ब्रायोफाइलम एक पहाड़ी पत्तियां, इसको हम लोग कायिक विधि से पत्ती से ही हम लोग इसका पौधा लगा सकते हैं। ब्रोफाइटम, एगो ब्रायोफाइलम होता है, वो अलग होता है, ये जगत होता है ब्रायोफाइटा जगत होता है, और ब्रोफाइलम अलग होता है। हरा सवाल ये सवाल है, और जीवाणु तो आप जान ही करते हैं, जीवाणु ये तो संश्लेषित करता नहीं है, यानी केवल 2 सही होगा। चलिएगा 42 के बाद 52 नंबर देखिएगा, 52 नंबर देखिएगा, इसका हम जुगाड़ एगो बताते हैं, आप याद रखिएगा, कभी नहीं गलत होगा। ध्वनि की पिच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो आप जानते हैं कि पिच जिसको आप तरत बोलते हैं, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, एक होता है तीव्रता, ये एयाम पर निर्भर करता है, एयाम पर। अब कहिए कि दोनों तो इसने लग रहा है, याद कैसे रखें? तो देखिएगा, पिच में ऊपरी और हवा, इसको पिच के हटा दिए, तरत्व लिखिए, तरत्व याद रखिए। तो ती में उड़ावल नहीं है, तो ती वाला उड़ाने के साथ उड़ाने वाला, और ये उड़ावल है तो इसको साथ ये न उड़ाने वाला। ती उल्टा होगा, ती उल्टा, इसको में ता है तो ती इसको में हो जाएगा, ती इसको में है तो इसको में से हट जाएगा, ती उल्टा होगा, माने तीव्रतायाम पर, ये तीव्रता हो गया, तीव्रतायाम पर, और तरत आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर जिसको पिच बोलते हैं, आवृत्ति पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बाद 55 नंबर देखिएगा। 55 देखिए, कुछ नहीं, हल्का है। 820 हर्ट्ज की आवृत्ति, एन, जिसको आवृत्ति को एन से हम सूचित करते हैं, 820 हर्ट्ज है, एच जी हर्ट्ज हो गया। ध्वनि का तरंग क्या हो गई? लैम्डा को हम तरंग दैर्घ्य से सूचित करते हैं, वाट। इसकी गति किसी माध्यम में 420 प्रति सेकंड है, 420 मीटर, भी है कितना? 420 मीटर पर सेकंड। तो अब लगा दीजिए भी बराबर एन लैम्डा, भी कितना है? 420, एन कितना, आवृत्ति कितना? 820 गुने लैम्डा। तो अब इसको लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? 420 बटा 820, लगभग कितना? आधा है, तो 0.5 से ज़्यादा, यानी 0.52 हो जाएगा। इसको हम काट नहीं ना, आप मैथ भी खूब बनाते होंगे। उसके बाद 56 नंबर देखिए, 56 नंबर का कहता है कि 56 देखिए निम्न से बोल रहा है, कोशिका विभाजन संबंधित है, साइटो, ये प्लांट में होता है साइटोकाइनिन, जो कोशिका विभाजन के, ऑक्सिन शीर्ष और जड़ के ऊपरी सिरा के बढ़ने के लिए, शीर्ष और जड़ के बढ़ने के लिए, और जिब्रेलिन से पत्ती को गिरने से रोकता है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
57 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में कोशिका का फैक्ट्री कहता है, कोशिका प्रोटीन का फैक्ट्री कहता है किसका, राइबोसोम के। लाइसोसोम को कुछ आत्महत्या की थैली, हत्या की थैली कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण होता है और माइक्रोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 के बाद 59 नंबर देखिएगा। देखिए इसको हम जुगाड़ बताते हैं, आप भूल जाइएगा, इसको भी हम जुगाड़ बताते हैं, आप हमेशा रखिएगा। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रश्न ने दिया था। आपको हम कह दें कि अब स्थिर रहिए, तभी आप अगर जोश रखते हैं पढ़ने के लिए तो हमेशा आप स्थिर रह के पढ़िए, जो यही ना हम बोल सकते हैं कि अगर आपका जोश है तो आप स्थिर रह के पढ़िए, तभी आपको सिलेक्शन होगा। माने जोश स्थिर रखिएगा, जोश भी रखिए और स्थिर होकर बैठिए के पढ़िए, नहीं तो इधर उधर जाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब कहूँ भी पढ़िए, स्थिर पढ़िए। और लेबोजियर ने, ये तो रसायन विज्ञान के पीते हैं, चार्ल्स और बॉयल्स ने गैस नियम दिया था, गैस नियम हम बताएंगे नेक्स्ट वाला में। चलिएगा 59 के बाद 62 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 62 लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट तक आप बने रहिए क्योंकि लास्ट में ही अच्छी क्वेश्चन आती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जो फिर से न मिले, फिर हमें ना मिले, मतलब फिर ना मिले। जिससे हम दूध से दही बनाए तो दही से दूध बन जाएगा, नहीं बनेगा। यही तरह मक्खन खट्टा हो गया तो कहीं नहीं अच्छा होगा। अब गर्म कीजिए, कुछ भी किए, ये गलत हो जाएगा, यानी रासायनिक क्रिया ही होगा। आयोडीन का क्रिस्टल का उत्पादन आप उसको कर सकते हैं ठोस में, बर्फ का पिघलना, फिर ठोस करेंगे, गीले कपड़ा का सूखना, फिर आप भिंजा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है हमसे ज़रूर बताइएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।